सोचिए, एक बंदा सजा पूरी होने के बाद भी जेल से बाहर नहीं जाना चाहता। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि मेरे हाथ का बना बड़ा कढ़ाई वाला खाना खा सके। हद तो तब हो जाती है जब खाना कम पड़ने पर एक एक निवाले के लिए कैदी आपस में खून खराबा करने लगते हैं। यहां तक कि बाहर घूम रहे गुंडेम वाली भी अपना सिर फुड़वाकर जेल के अंदर सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं ताकि उन्हें मेरा खाना मिल सके। जबकि सच्चाई यह है कि मैं कोई मास्टर शेफ नहीं हूं। मैं तो बाजार के एक कोने में स्ट्रीट फूड और रोटियां बेचने वाला एक मामूली सा इंसान था। पर किस्मत देखिए, एक गैंग बॉस ने मुझे बलि का बकरा बनाकर जेल भिजवा दिया और अब बस एक हफ्ते बाद मुझे फांसी होने वाली है। जब मैं अपनी इस फूटी किस्मत पर रो रहा था, तभी जेल गार्ड्स का कैप्टन आया। वह मुझे सीधे पूछताछ वाले कमरे में ले गया और बोला, तुम्हें ए ब्लॉक के 2000 कैदियों के लिए खाना बनाना होगा। क्या? मेरे तो तोते उड़ गए। मुझे सिर्फ स्ट्रीट फूड बनाना आता है, जो किसी शेफ की गिनती में भी नहीं आता। 2000 लोगों की रोटियां। लेकिन कहते हैं, जब तक सांस तब तक आस। जान बचाने के लिए मैंने जैसे तैसे हाँ कर दी। लेकिन जब मैं रसोई में पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। बर्तन एकदम मामूली थे, सब्जियां बासी और सूखी थीं, और सबसे बड़ा झटका, कैदियों के खाने के समय में सिर्फ 40 मिनट बचे थे। 2000 लोगों का खाना और सिर्फ 40 मिनट। अरे, अगर खुद शेफ गॉड भी जमीन पर उतर आते तो वो भी हाथ खड़े कर देते। और अगर समय पर खाना नहीं बनता तो जेलर को तो छोड़िए, वे खूंखार कैदी ही मुझे कच्चा चबा जाते। मैं हताश होकर घुटनों के बल बैठने ही वाला था कि अचानक मेरे दिमाग में एक जबरदस्त झंझोड़ी हुई। सीधे मेरे दिमाग में गैदा तांग नाम की एक पारंपरिक रेसिपी की पूरी जानकारी डाउनलोड हो गई। समय बिल्कुल नहीं था। मेरी उंगलियां खुद ब खुद हवा की तरह चलने लगीं और मैंने पागलों की तरह खाना पकाना शुरू कर दिया। कैंटीन का खौफनाक माहौल। दूसरी तरफ ए ब्लॉक के ग्राउंड में खौफ का दूसरा नाम, पीटर, कुर्सी डाले धूप सेक रहा था। छोटे बालों वाला यह आदमी चाहे जेल के अंदर हो या बाहर, इसका हुक्म ही कानून था। यह असली जेल का दादा था। वह अचानक अपनी कुर्सी से उठा और भारी सजा पाए खूंखार कैदियों के झुंड को लेकर कैंटीन के दरवाजे पर जा धमका। उसने गुर्राते हुए अपने चमचों से पूछा, छोकरो, अगर आज का खाना भी रोज की तरह सुअरों जैसा हुआ तो उस शेफ का क्या करना है? पास खड़े एक दुबले-पतले गुर्गे ने आंखों में हैवानियत लाते हुए कहा, उसे सीधे ऊपर पहुंचा देंगे, बॉस। धम, धम, धम। दरवाजे पर ऐसी लातें पड़ने लगीं कि अंदर खड़ा जेल गार्ड साइलास डर के मारे उछल पड़ा। खाने का वक्त हो चुका था। साइलास ने जब रसोई में मुझे अभी भी पसीना बहाते देखा तो उसकी आंखों में साफ चिंता दिख रही थी। वह जानता था कि अगर कैदी अंदर घुसे तो मेरी बोटी बोटी कर देंगे। लेकिन जैसे ही उसने रसोई के अंदर कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरी रसोई में 50 बड़ी बड़ी बाल्टियों में सफेद दलिया जैसी कोई चीज भरी पड़ी थी। दिखने में यह खाना बेहद साधारण और बेस्वाद लग रहा था। साइलास ने घबराकर कहा, इस साधारण से दलिये से उन दरिंदों का दिल नहीं बहलने वाला। मैंने बदहवास होकर कहा, बातों का टाइम नहीं है, इसे उठाने में मेरी मदद करो। साइलास ने बाल्टी उठाते हुए भारी दिल से कहा, इसे बाहर काउंटर पर रखने के बाद मैं तुम्हें चुपके से यहां से सुरक्षित बाहर निकाल दूंगा, वरना ये खूंखार कैदी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिल में उसके लिए बहुत इज्जत बढ़ गई। लेकिन अभी हम सारे बर्तन बाहर रख ही रहे थे कि कैंटीन का लोहे का दरवाजा थरथराने लगा। कैदी दरवाजा तोड़ने पर आमादा थे। हमने अपने हाथ और तेज चलाए। वैसे तो नियम यह था कि पीटर और उसके चमचे खुद खाना बांधते थे, लेकिन आज सुबह रसोई में हुए एक दंगे की वजह से शेफ और कैदियों को आमने सामने लाना खतरे से खाली नहीं था। सब सेट करने के बाद साइलास ने मुझे रसोई के पिछले दरवाजे से निकाला और चुपचाप सेल नंबर 799 फीट में बंद कर दिया। इसके बाद ही उसने कांपते हाथों से कैंटीन का मुख्य दरवाजा खोला। गैदा तांग का जादू। पीटर अपनी लेदर जैकेट में मुंह में सिगार दबाए सीना तानकर अंदर आया। उसके चमचे किसी राजा के अंगरक्षकों की तरह पीछे पीछे चल रहे थे। पीटर ने खाने के काउंटर की तरफ देखा और गरजा, साइलास, नया शेफ कहाँ है? साइलास ने अपनी घबराहट छुपाते हुए शांत स्वर में कहा, नो कमेंट्स। पीटर ने एक ठंडी हुंकार भरी और अपने सबसे वफादार चेले मंकी को खाना परोसने भेजा। लेकिन जैसे ही मंकी काउंटर के पास पहुंचा, वह जड़ हो गया। उसने बाल्टी में झांका और चिल्लाया, क्या बकवास है? क्या हमें सुअरों का खाना खिलाया जा रहा है?
यह सुनते ही पीटर का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। वह तेजी से काउंटर की तरफ बढ़ा। जब उसने सफेद गाढ़े सूप की बाल्टियां देखीं, तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने साइलास को ऐसी नजरों से देखा मानो अभी उसका गला घोंट देगा। मेरी मौजूदगी में मेरे आदमियों को सूअरों का खाना। अगर उसने यह बेइज्जती सह ली तो उसकी प्रधानी मिट्टी में मिल जाती। साइलास बेसाख्ता एक कदम पीछे हटा। बंदूक पकड़े उसके हाथों में पसीना छूट रहा था। जान बचाने के लिए उसने मौके पर ही एक कहानी गढ़ दी। पीटर, ठंडे दिमाग से काम लो। यह कोई मामूली खाना नहीं है। यह ईस्ट के एक बेहद रहस्यमयी मास्टर शेफ की खास रेसिपी है। इस शेफ ने अकेले ही पूरे ईस्टर्न डार्क कुकिंग वर्ल्ड की नींव हिला दी थी। पीटर ठिठक गया। आधे शब्द तो उसकी समझ के बाहर थे, लेकिन सुनने में यह काफी भारी भरकम और शाही लग रहा था। उसने शक से पूछा, इस व्यंजन का नाम क्या है? साइलास ने अपने अजीब से उच्चारण में कहा, गैदातांग। यह कहकर साइलास खिसकने लगा, पर पीटर ने उसकी गर्दन दबोच ली। अरे रुक दोस्त, मजा तो साथ में लेंगे। पीटर ने पास रखी करछुल उठाई और एक कटोरे में सूप भरा। पर चालाक दादा ने खुद पहला घूंट नहीं पिया। उसने कटोरा मंकी की तरफ बढ़ा दिया। मंकी, तुम 2 साल से मेरी सेवा कर रहे हो। यह कटोरा तुम्हारा इनाम है। मंकी का मुंह बन गया। वह जानता था कि बॉस उसे बलि का बकरा बना रहा है, पर मना करने की औकात किसकी थी। मंकी ने कांपते हाथों से कटोरा उठाया और होठों से एक छोटा सा घूंट लिया। और अगले ही पल, मानो उस पर बिजली गिर गई हो, वह वहीं का वहीं बुत बनकर खड़ा रह गया। एक बेहद गर्म, मुलायम और सुकून देने वाली लहर उसकी जीभ से होती हुई पूरे शरीर में दौड़ गई। उसे ऐसा लगा मानो वह अपनी पुरानी सख्त जिंदगी से दूर, बचपन में अपनी माँ की गोद में सो रहा हो। उसे लगा मानो आसमान से फरिश्ते उतरकर उस पर प्यार लुटा रहे हों। मंकी तो खुशी के मारे लगभग बेहोश होने लगा। पीटर ने जब मंकी की यह हालत देखी, तो उसे लगा शायद मंकी नाटक कर रहा है। उसने खुद एक कटोरा भरा और एक ही सांस में गटक गया। और पलक झपकते ही पीटर की दुनिया बदल गई। उसके हाथ से कटोरा छूटने ही वाला था। आंखों के सामने धुंधलाहट छा गई। उसे लगा कि वह अपनी माँ की पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा है और माँ बड़े प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेर रही है। यह एहसास इतना गहरा और सच्चा था कि पीटर की खूंखार आंखों से टप-टप आंसू बहने लगे। कोने में खड़ा गार्ड साइलास यह नजारा देखकर हक्का-बक्का रह गया। अरे बाप रे! सूप पीकर यह दरिंदा रोने क्यों लगा? फिर उसने मन ही मन सोचा, वैसे इन अनपढ़ों को क्या दोष देना, जिन्होंने कभी असली ओरिएंटल खाना चखा ही नहीं। कहने को तो यह गैंगस्टर बना फिरता है, पर निकला बिल्कुल इमोशनल बेवकूफ। पर जो भी हो, साइलास की जान बच चुकी थी। कैंटीन में तबाही और असली राज। बाकी चमचों ने जब अपने खूंखार बॉस और मंकी को यूं बच्चों की तरह भावुक होते देखा, तो उनसे रहा नहीं गया। वे सब बाल्टियों पर टूट पड़े। बड़े-बड़े कटोरे भरकर सब सूप गटकने लगे। पूरे हॉल में एक अजीब सी शांति और सुकून छा गया था। इधर पीटर अकेले ही 3 बड़े कटोरे सफाचट कर चुका था। उसने तुरंत अपने 2 गुर्गों को इशारा किया। वे सूप की एक पूरी बाल्टी उठाकर पीटर के 3-BH के लग्जरी सेल की तरफ भाग खड़े हुए। बॉस अपने लिए ब्लैक में माल बचाना चाहता था। इसके बाद कैंटीन में जो छीना झपटी हुई, उसकी मिसाल नहीं मिलती। सूप की 50 बाल्टियां चट हो गईं, एक बूंद भी नहीं बची। यहां तक कि बाल्टी के पेंदे को चाटने के चक्कर में 2 गुटों में भयंकर जंग छिड़ गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से और 6 मामूली रूप से घायल हो गए। जब जेल गार्ड्स का कैप्टन मार्टिन अपनी सशस्त्र टीम के साथ अंदर आया, तो दंगाई गुट गायब हो चुके थे। पूरी कैंटीन तहस-नहस पड़ी थी। तभी मार्टिन की नजर कोने में फुसफुसा रहे 5 कैदियों पर पड़ी। मार्टिन बंदूक तानकर उनके पास गया, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा, तो उसके होश उड़ गए। वे 5 भयानक अपराधी बच्चों की तरह खिलखिलाते हुए खाली प्लेटों को चाट रहे थे। मार्टिन ने सिर पकड़ लिया। उसने सबको बाहर खदेड़ा और जेलर को फोन लगाया। उसने कैंटीन में हुई छोटी-मोटी झड़प की रिपोर्ट दी। जेलर ने बात को टालते हुए कहा, ठीक है मार्टिन, पर शाम के लिए किसी नामी शेफ का इंतजाम करो। उस स्ट्रीट फूड बेचने वाले नौसिखिए से दोबारा खाना मत बनवाना। मार्टिन ने फोन पर तो कह दिया, जी सर, लेकिन फोन रखते ही गालियां बकने लगा, साले, उसके अलावा मैं इस नरक में किसे लाऊं? और जहां तक मेरी बात है, सोच रहे होंगे कि मैं एक मामूली स्ट्रीट फूड वाला होकर इतना दिव्य गैदातांग कैसे बना पाया। राज यह है कि खाना बनाने से ठीक पहले मुझे
बिग पॉट राइस सिस्टम मिला था। जब मैं दोपहर की अपनी इस मीठी नींद से जागा तो सिस्टम की स्क्रीन पर लिखा था, बधाई हो, आपको 2000 से अधिक संतुष्टि अंक सेटिस्फैक्शन पॉइंट्स मिल चुके हैं। और बस 3000 अंक पूरे होते ही मैं अपना पहला ब्रॉन्ज लकी ड्रा खेलने वाला था। सोचिए, मेरी गर्दन पर फांसी का फंदा लटका है और उसे टालने का इकलौता तरीका है उस बिग पॉट राइस सिस्टम के लकी ड्रा से डेथ पेनल्टी डिले कार्ड हासिल करना। और वह कार्ड मुझे तभी मिलेगा जब मैं ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि अंक कमाऊंगा। मतलब सीधा था, अगर जिंदा रहना है तो इन दरिंदों को पेट भरकर ऐसा खाना खिलाना होगा कि ये खुशी से नाचने लगे। तभी गलियारे में भारी जूतों की आवाज गूंजी। गार्ड साइलास मेरी कोठरी के बाहर खड़ा था। उसने कहा कि रात का खाना बनाने का वक्त हो गया है। मैं तुरंत खड़ा हो गया। जब मैं रसोई में पहुंचा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने मेरी मदद के लिए एक असिस्टेंट का इंतजाम किया था। वह एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिला थी। नाम था सोफिया। सुना था उसे पहले किसी बड़े चीनी रेस्तरां में काम करने का तजुर्बा था। जेल में खाना पकाने के इस हुनर की वजह से उसे कुछ खास सहूलियतें मिली हुई थीं। लेकिन जैसे ही सोफिया की नज़र मुझ पर पड़ी, उसकी आंखों में ऐसी बर्फीली ठंडक थी मानो मुझे कच्चा चबा जाएगी। उसने साइलास तक को कोई भाव नहीं दिया। साइलास ने घबराकर कहा, तुम दोनों जल्दी खाना शुरू करो, और खुद बाहर पहरा देने चला गया। मैं हालचाल पूछने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि सोफिया दांत पीसकर गुर्राई, तुम जैसे समाज के कचरे के हजारों टुकड़े कर देने चाहिए, समझे? मैं तुम जैसे दरिंदे की फूटी कौड़ी बराबर भी मदद नहीं करने वाली। यह कहकर वह दीवार से टिककर खड़ी हो गई और आंखें मूंद लीं। मैंने भी मन ही मन कहा, भाड़ में जाओ, मुझे तो अपनी जान बचानी है। मैंने कोल्ड स्टोरेज खोला, पर सामान देखते ही मेरी आह निकल गई। सब्जियां और मीट नाम मात्र का था। मजबूरन मैंने मैदे के सबसे सादे व्यंजन यांगचुन नूडल्स, प्लेन नूडल्स बनाने का फैसला किया। डॉक्टर का जवाब और मिरेकल, चमत्कार। दूसरी तरफ ए ब्लॉक के रूम नंबर 1 में सन्नाटा पसरा था। जेल का डॉन पीटर घबराहट में डॉक्टर का हाथ पकड़े गिड़गिड़ा रहा था। डॉक्टर साहब, क्या मेरे छोटे भाई को कभी होश आएगा? डॉक्टर ने भारी मन से सिर हिलाया। पीटर, तुम्हारे भाई गिला की हालत बहुत नाजुक है। 10,000 में से एक मौका भी नहीं है कि वह इस कोमा से बाहर आ सके। मेरी मानो तो उसे इस तरह तड़पाने के बजाय शांति से जाने दो। यह सुनते ही पीटर का शरीर कांपने लगा। एक ही पल में वह खूंखार गैंगस्टर मानो कई साल बूढ़ा हो गया। उसने कांपती आवाज में डॉक्टर को विदा किया और अपने छोटे भाई के बिस्तर के पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। गिला, यह तेरी भाई की गलती है कि मैं तेरा ध्यान नहीं रख पाया। काश कोई तुझे होश में ला सके। मैं अपनी पूरी दौलत और ताकत उसके कदमों में लुटा दूंगा। नूडल्स का जादू और सोफिया की अकड़। इधर रसोई में मेरे यांगचुन नूडल्स बनकर तैयार हो चुके थे। मैंने सबसे पहले अपने लिए एक गर्म कटोरा सजाया। जैसे ही मैंने नूडल्स पर अपना खास सीक्रेट सूप डाला, उसकी ऐसी जादुई और ताजा खुशबू उठी कि पूरी रसोई में हेक गई। सूप की खुशबू सोफिया के नथुने में जाते ही बम, मानो उसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। उसके मुंह में पानी का झरना बहने लगा। वह तड़पकर मुझे देखने लगी। मैंने उसके उतरते चेहरे को देखा और नूडल्स की चुस्की लेते हुए साफ कह दिया, क्या देख रही हो? खाना चाहती हो? नहीं मिलेगा। और फिर मैंने सड़प की आवाज के साथ नूडल का एक बड़ा सा गुच्छा मुंह में ठूंस लिया। सोफिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह दांत पीसकर चिल्लाई, मुझे तुम जैसे नीच इंसान से सख्त नफरत है। मैं सोफिया भूखी मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा खाना कभी नहीं खाऊंगी। ठीक 10 मिनट बाद रसोई के कोने में साइलास और सोफिया दो बड़े बड़े कटोरे थामे बैठे थे। दोनों कांटे से पागलों की तरह नूडल्स मुंह में ठूस रहे थे और उनके चेहरों पर ऐसी दिव्य शांति थी मानो जन्नत मिल गई हो। साइलास तो आंखें बंद करके नूडल्स चबाते हुए मन ही मन सोच रहा था, अरे बाप रे, अब समझ आया कि दोपहर में वे खूंखार कैदी बाल्टी चाटने के लिए खून खराबा क्यों कर रहे थे। यह शेफ नहीं, साक्षात भगवान है। एक खुशबू और कोमा से वापसी। अभी रात के खाने का वक्त भी नहीं हुआ था, पर कैंटीन के बाहर कैदियों का हुजूम जमा हो चुका था। लोहे का दरवाजा धड़ाधड़ खटखटाया जा रहा था। साइलास ने मुझे नूडल्स तैयार करते देखा तो सोफिया को सुरक्षित वापस भिजवा दिया।
जाते जाते सोफिया कुछ कहना चाहती थी, पर झिझक के मारे चुप रह गई। इसके बाद दरवाजा खोला गया। आज पीटर नहीं आया था, बल्कि उसका चेला मंकी प्लेटें लेकर पहुंचा। कटोरे में सादे नूडल्स तैरते देखकर मंकी ने मुंह बनाया। यह क्या बकवास है? मुझे और बॉस को मैदे का खाना जरा भी पसंद नहीं है। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अरे भाई, तसल्ली रखो, यह सिर्फ उबले नूडल्स नहीं है। इसका असली जादू तो इस गरम सूप में है। यह कहकर मैंने बड़े से बर्तन का ढक्कन हटाया। धमाका! भाप का एक ऐसा गुब्बार निकला कि नूडल्स और मसालों की सोधी खुशबू पूरी कैंटीन में फैल गई। कैदियों की लार टपकने लगी। वे पागलों की तरह चिल्लाने लगे, मंकी भाई, खुदा के लिए जल्दी खाना बांटो, अब बर्दाश्त नहीं होता। मंकी ने तुरंत अपने बॉस पीटर के लिए 5 डिब्बे पैक करवाए और बाकी खाना बांटने लगा। उधर अपने सेल में पीटर अपने भाई के गम में डूबा हुआ था। तभी उसका गुर्गा बुलोंग अपने साथियों के साथ गर्मागर्म नूडल्स का बर्तन लेकर सीधे कमरे में घुस आया। देर होने के डर से उन्होंने इजाजत भी नहीं ली थी। पीटर का पारा चढ़ गया। वह दहाड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे अंदर आने की? जब पीटर को पता चला कि खाने में मैदे के नूडल्स बने हैं, तो उसने गुस्से में मेज पर मुक्का दे मारा, बुलोंग, तुम्हारी यह मजाल। बुलोंग डर के मारे घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके साथी जमीन पर रेंगने लगे। पीटर की आंखें हैवान की तरह चमक रही थीं। उसने अपने गार्ड से चिल्लाकर कहा, जाओ, उस नौसिखिए शेफ की गर्दन काट कर लाओ। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। बिस्तर पर पड़े उसके भाई गिला की उंगलियां धीरे से हिलीं। उसने पीटर का हाथ थाम लिया। पीटर का दिल धड़कना भूल गया। उसने देखा कि गिला की धुंधली आंखें खुली थीं और उसके सूखे होंठ धीरे से हिल रहे थे। पीटर बेतहाशा अपने भाई के मुंह के पास झुका। गिला की बहुत ही धीमी, कमजोर आवाज सुनाई दी, भैया, यह इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पीटर के होश उड़ गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने पागलों की तरह चिल्लाकर पूछा, क्या नूडल्स बचे हैं? खुशकिस्मती से बर्तन के पेंदे में थोड़े से नूडल्स बचे थे। पीटर ने रोते रोते अपने भाई को अपने हाथों से वे नूडल्स खिलाए। जब 3 डॉक्टरों की टीम ने आकर जांच की, तो वे दंग रह गए। उन्होंने इसे मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा चमत्कार करार दिया। पीटर अपने भाई को बेहतर इलाज के लिए तुरंत शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले जाने लगा। और हद तो तब हो गई जब भाई की जिद पर पीटर वह आधा खाली नूडल्स का बर्तन भी एम्बुलेंस में साथ ले गया। एम्बुलेंस वाले हैरान थे कि जेल का सबसे बड़ा डॉन खाने के डिब्बे को किसी खजाने की तरह छाती से लगाए बैठा था। मौत की साजिश और मंतो सॉस का गदर। रात को जब साइलास मुझे वापस सेल नंबर 99 में छोड़ने आया, तो मुझे पता चला कि इस जादुई नूडल्स की बदौलत मेरी फांसी की सजा 7 दिनों के लिए टाल दी गई है। लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि बाहर बैठा वह असली गैंग बॉस, जिसने मुझे फंसाया था, इस खबर से बौखला गया था। उसने जेल के अंदर के भाड़े के हत्यारों को सुपारी दे दी थी, 6 दिनों के भीतर उस शेफ का काम तमाम कर दो। अगली सुबह 6 बजे ही मैं रसोई में पहुंच गया। साइलास सोफिया को लेकर आया। सोफिया आज थोड़ी सजधज कर आई थी। उसका चेहरा चमक रहा था, पर मुझसे नजरें चुरा रही थी। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सामान फिर से बहुत कम था। मैंने ठंडी सांस ली और मंतो, भाप में पके नरम बंस और तीखी चटपटी सॉस बनाने का फैसला किया। जब बंस स्टीमर में फूलकर बड़े बड़े हो गए, तो सोफिया उलझन में आ गई। यह न तो ब्रेड जैसी दिखती है और न पिज्जा जैसी। क्या इसे खाया भी जा सकता है? लेकिन कल के नूडल्स का स्वाद याद करके वह चुप रही। अभी सुबह के सिर्फ 6:30 बज रहे थे, जबकि नाश्ता 7 बजे मिलता था, पर बाहर कैंटीन के दरवाजे पर तबाही मची थी। कैदी दरवाजे पर लाते मार रहे थे और चिल्ला रहे थे, दरवाजा खोलो, भगवान के लिए हमें खाना दे दो, अब और तड़पाना बंद करो। साइलास ने सिर पकड़ लिया। यह कैंटीन है या नशा मुक्ति केंद्र? इतना पागलपन तो नशेड़ियों में भी नहीं होता। मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाए। अब बस हाथ से सॉस बनाने का काम बाकी था। मैंने 15 किलो की भारी भरकम लोहे की कढ़ाई को एक हाथ से ऐसे हवा में उछाला और हिलाया मानो वह कोई प्लास्टिक का खिलौना हो। सोफिया और साइलास का मुंह खुला का खुला रह गया। 15 किलो की भारी कढ़ाई को एक हाथ से नचाना, इसके लिए कम से कम 10 साल की कड़ी ट्रेनिंग चाहिए। और मेरी उम्र सिर्फ 20 साल। क्या यह बंदा 10 साल की उम्र से कढ़ाई उठा रहा है? कैंटीन में बवाल और जीगे की दादागिरी।
10 मिनट बाद जैसे ही दरवाजा खुला, मंकी अपनी टोली के साथ अंदर घुसा। सबकी आंखें लाल थीं, मानो भूखे भेड़ियों का झुंड हमला करने आया हो। लेकिन जब मंकी ने प्लेट में 2 सफेद बंस और 1 चम्मच सॉस देखा, तो वह भड़क गया। शेफ, यह क्या बकवास चीज है? रात भर भूखा रखने के बाद हमें यह उबले हुए गोले खिलाएगा? साइलास ने डांटते हुए कहा। लाइन में लगो और चुपचाप खाओ। सबसे पहले खाना लिया बुलोंग के खास गुर्गे, जीगे, चिकन ब्रदर ने। जीगे ए ब्लॉक का बहुत बड़ा गुंडा बनता था। थाली में सूखा बन और जरा सी सॉस देखकर वह मेज पर बैठकर चिल्लाया। रात भर इंतजार करवाया और यह कूड़ा दिया। अगर यह स्वादिष्ट नहीं हुआ, तो आज इस शेफ की खैर नहीं। उसने गुस्से में बन का एक टुकड़ा तोड़ा, सॉस में डुबोया और मुंह में डाला, और अगले ही पल उसकी आंखें बाहर निकल आईं। उसके मुंह में जायके का ऐसा एटम बम फूटा कि वह चिल्ला उठा, हे भगवान, क्या दुनिया में ऐसा स्वाद भी होता है? वह पागलों की तरह बंस ठूसने लगा, मानो सदियों का भूखा हो। बाकी कैदियों ने जब यह देखा, तो वे भी खाने पर टूट पड़े। पूरी कैंटीन में तारीफों का शोर मच गया। बाप रे! ऐसा खाना तो स्वर्ग में भी नहीं मिलता होगा। अब मैं इस जेल से कभी बाहर नहीं जाऊंगा। खुद ईसा मसीह भी आ जाए, तो भी नहीं। बाहर ऐसा खाना कहाँ मिलेगा? सोफिया यह सब देखकर स्तब्ध थी। यह बंदा साधारण से बंस और सॉस से खूंखार अपराधियों को अपना गुलाम बना रहा था। कैदियों ने अपनी थालियों को बंस से ऐसा पोंछ कर खाया कि बर्तन चमकने लगे। मेरा क्लीन प्लेट मिशन सुपरहिट था। रसोई में हमला। खाना खत्म होने के बाद सब चले गए, बस अकेला जीगे वही रुका रहा। आज उसने 4 बार खाना खाया था। उसने अपने बाल संवारे और काउंटर पर सोफिया के पास पहुंच गया। सुंदरी, 2 बंस और 1 चम्मच सॉस और निकालो। सोफिया ने झिझकते हुए कहा, सब खत्म हो चुका है, और तुम 4 बार खा चुके हो, पेट नहीं भरा। जीगे ने कुटिलता से हंसते हुए कहा, नाटक मत करो, रसोइये अपने लिए हमेशा छुपाकर रखते हैं। चुपचाप निकालो वरना अच्छा नहीं होगा। सोफिया ने मुंह फेर लिया। जीगे को गुस्सा आ गया। उसने अपनी लोहे की थाली उठाई और सोफिया के मुंह पर दे मारी। सोफिया ने फुर्ती से खुद को बचा लिया और थाली थान से दीवार पर जा लगी। जीगे का दिमाग खराब हो गया। वह दादागिरी दिखाता हुआ काउंटर पार करके सीधे रसोई में घुस आया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सोफिया के हुस्न और उसकी बॉडी पर पड़ी, उसकी नीयत धोल गई। वह हवस भरी नजरों से उसकी तरफ झपटा। इससे पहले कि सोफिया पीछे हटती, सन्नाटे को चीरती हुई एक हवा सनसनाई। रसोई के अंदर से वही 15 किलो की भारी काली कढ़ाई उड़ती हुई आई और सीधे जीगे के मुंह पर जा लगी। धड़ाक! जीगे का सिर चकरा गया। आंखों के आगे दिन में तारे नाचने लगे। वह लड़खड़ाकर गिरा। वह गुस्से से तमतमा रहा था, पर मेरी खौफनाक ताकत देखकर उसकी रूह कांप गई। इतनी भारी कढ़ाई इतने गुस्से में फेंकने का मतलब था कि अगर यह बंदा खुद आ गया, तो मुझे जान से मार देगा। जीगे अपने खून से सने चेहरे को धकता हुआ 2 कदम पीछे हटा और मेरी तरफ उंगली उठाकर चीखा, साले रसोइये, तुम्हारी यह हिम्मत! तुमने ए ब्लॉक में जीगे पर हाथ उठाया है। तू रुक, तुझे तो मैं अब जिंदा गाड़ूंगा। यह कहकर वह बदवास होकर बाहर भाग गया। साइलास ने घबराकर मेरे कान में कहा, दोस्त, गड़बड़ हो गई। जीगे का ए ब्लॉक में बहुत बड़ा नेटवर्क है और बुलोंग उसका गॉडफादर है। वह जरूर बुलोंग को अपनी पूरी गैंग के साथ तुम्हें मारने के लिए बुलाने गया है। साइलास घबराकर मुझे बचाने की सोच रहा था, लेकिन इस जेल का एक भयानक नियम है। गार्ड्स का काम सिर्फ जेल की दीवारें बचाना है। कैदियों के आपस के खून खराबे में वे टांग नहीं अड़ा सकते। फिर भी साइलास ने जिगर दिखाते हुए कहा, जब बुलोंग आएगा तो मैं खुद उससे बात करने की कोशिश करूंगा। मैंने मन ही मन याद किया, बुलोंग, अच्छा, वही सांड जैसा मोटा आदमी। तभी सोफिया ने सहमी हुई नजरों से मेरी शर्ट का कोना पकड़ा। उसकी आंखों में साफ पछतावा दिख रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से मेरी जान आफत में पड़ गई है। मैं उसे तसल्ली देने ही वाला था कि धड़ाक! कैंटीन का लोहे का दरवाजा झटके से खुला। सामने से बुलोंग अपने 2 खूंखार चेलों के साथ तेजी से अंदर घुसा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, मानो जेल में कोई बहुत बड़ा भूचाल आ गया हो। दरवाजे पर ही उसकी टक्कर बाहर भागते हुए जीगे से हो गई। जीगे तो जैसे अपने बाप को देखकर बिलख पड़ा। किसी सताई हुई बहू की तरह रोते धोते चिल्लाया, बुलोंग भाई, उस नीच रसोइये ने मुझे कढ़ाई मारकर मुंह फोड़ दिया। आपको मेरी कसम,
आज उस साले का काम तमाम करना ही होगा। बुलोंग ने ठिठक कर जीगे की उंगली के इशारे को देखा। उसकी नजर सीधे मुझ पर पड़ी, जहां मैं हाथ बांधे बड़े आराम से खड़ा था। बुलोंग ने थूक गटका। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उसने अपना भारी भरकम सांड जैसा हाथ हवा में लहराया और सड़ाक एक ऐसा खौफनाक थप्पड़ जीगे के मुंह पर जड़ा कि थप्पड़ की गूंज से पूरी कैंटीन का सन्नाटा कांप उठा। जीगे चक्कर खाकर जमीन पर जा गिरा। इसके बाद जो हुआ, उसने सबकी अक्ल का दही कर दिया। बुलोंग तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और मुझसे कुछ दूरी पर पहुंचकर सीधे घुटनों के बल धड़ाम से जमीन पर झुक गया। यून भाई, मेरी फूटी किस्मत की मैं अपने इन आवारा कुत्तों को संभाल नहीं पाया। आप बड़े दिल वाले हैं भाई, इस छोटे भाई की नादानी को माफ कर दीजिए। सन्नाटा, एकदम सन्नाटा। कैंटीन का माहौल पल भर के लिए बर्फ बन गया। कोने में पड़े जीगे की आंखें फटी की फटी रह गईं। मुंह ऐसे खुला रह गया मानो जबड़ा टूट गया हो। साइलास का मुंह खुला का खुला था। ए ब्लॉक का इंसानी दरिंदा बुलोंग इस मामूली रसोई के सामने ऐसे मिमिया रहा था जैसे बिल्ली को देखकर चूहा। जेल की 10 साल की नौकरी में उसने यह नज़ारा कभी सपने में भी नहीं देखा था। सोफिया के चेहरे पर भी गहरा अचरज था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, मानो उसे समझ आ गया हो कि यह रसोइया कोई मामूली बंदा नहीं, बल्कि जेल का असली राजा है। मैंने अपनी भमवेम उठाई और शांत स्वर में पूछा, क्यों भाई, क्या हम पहले कभी मिले हैं? बुलोंग ने चापलूसों की तरह बत्ती सी दिखाई। यून भाई, हमारे बड़े बॉस पीटर का सख्त हुक्म है कि आगे से आपको वही इज्जत दी जाएगी जो हम बॉस को देते हैं। बॉस ने खुद आपको बहुत आदर के साथ याद किया है। वजह क्या है, यह आप वहां चलकर खुद देख लीजिएगा। मैंने पल भर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, चलो रास्ता दिखाओ। पागलपन की हद। $1000 का एक बन। बुलोंग मुझे रूम नंबर 001 की तरफ ले जा रहा था और उधर साइलास सोफिया को वापस ई ब्लॉक छोड़ने जा रहा था। रास्ते में सोफिया को कुछ कैदियों के आपस में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह रुक गई। साइलास भी भमवेम सिकोड़कर आवाज का पीछा करते हुए कोने में पहुंचा। वहां एक कैदी लोहे की सलाखों को पकड़कर पागलों की तरह चीख रहा था, मैं जेल से बाहर नहीं जाऊंगा। मेरी सजा पूरी हो गई तो क्या हुआ, मैं यहीं रहूंगा। बाहर ऐसा अमृत जैसा खाना कहाँ मिलेगा भाई। बाहर जाने वाला तो महाबेवकूफ होगा। मारना है तो मार डालो, पर मुझे इस जेल से बाहर मत निकालो। यह पागलपन देखकर सोफिया और साइलास ने एक दूसरे को देखा और दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दूसरी तरफ बी ब्लॉक में बी ब्लॉक की बेताज रानी अवेला अपनी गद्दी पर बैठी एक अधेड़ उम्र के कैदी की क्लास ले रही थी। वह आदमी डर से कांपते हुए हाथ जोड़ रहा था। मैडम, कसम से मैं जानबूझकर ए ब्लॉक वालों से दोस्ती नहीं गांठ रहा था। बात यह है कि उनका खाना बहुत ही ज्यादा कातिलाना है। अवेला ने भमवेम सिकोड़ी, क्या बकवास कर रहे हो? कैदी गिड़गिड़ाया, सच कह रहा हूं मैडम। कल शाम ए ब्लॉक की कैंटीन में जो नूडल्स मिले थे ना, कसम से एक घूंट पीते ही मेरी आत्मा तृप्त हो गई। पता चला कि ए ब्लॉक का वो नया फांसी का कैदी कोई मामूली बंदा नहीं, बल्कि ईस्ट का कोई मास्टर शेफ है। आज सुबह जब मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने अपने $1000, लगभग 80 से 85 हजार रुपए, दांव पर लगाकर चुपके से ए ब्लॉक से एक बन और थोड़ी सी सॉस मंगवाई। अवेला का दिमाग घूम गया। $1000 में एक ब्रेड का टुकड़ा और चटनी। क्या यह पागल हो गया है? उसने घूरते हुए पूछा, क्या सच में उस खाने में ऐसा जादू है? उस आदमी ने सपने में खोते हुए कहा, मैडम, कल रात वह नूडल्स खाने के बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। इतना स्वादिष्ट था कि पेट में आनंद की हलचल मच रही थी। अवेला ने थोड़ा सोचा, फिर अपने राइट हैंड मिलर की तरफ देखा। मिलर, आज दोपहर जैसे भी हो, ए ब्लॉक के खाने की एक प्लेट मेरे लिए लेकर आओ। मैं भी तो देखूं कि उस रसोइये के खाने में ऐसा कौन सा नशा है जो लोगों की नींदें उड़ा रहा है। कैंटीन में नमस्ते भाभी और कैप्टन की बोलती बंद। दोपहर का वक्त होते ही मैं और सोफिया रसोई में फिर से जुट गए। आज सामान थोड़ा बेहतर था, तो मैंने ड्रैगन कंट्री चीन की मशहूर भोजन संस्कृति का निचोड़, महासब्जी स्ट्यू, मेगा वेजिटेबल स्ट्यू और गर्मागर्म मंतो बंस बनाने का फैसला किया। मैं पकाते पकाते सोफिया को भी बारीकियां सिखा रहा था ताकि आगे चलकर मेरा काम थोड़ा हल्का हो सके। आधे घंटे में खाना लगभग तैयार था। बाहर कैदियों के चिल्लाने और दरवाजा तोड़ने की आवाजें आने लगीं।
तभी जेल गार्ड्स का कैप्टन मार्टिन अपनी कॉलर ठीक करता हुआ रसोई में आया। उसने रौब झाड़ते हुए कैंटीन का मुख्य लोहे का दरवाजा खोल दिया। सबसे आगे लेदर जैकेट पहने पीटर पूरे तौश के साथ अंदर आया और उसके पीछे मंकी और उसके 10 से 12 खूंखार गुर्गे तेजी से काउंटर की तरफ बढ़े। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, वे सब के सब एक साथ 90 डिग्री पर झुके और दहाड़े, नमस्ते युन भैया। नमस्ते भाभी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। चलो चलो, नौटंकी बंद करो और जल्दी से सब भाइयों को खाना परोसो। वे सब फिर से 90 डिग्री झुके। जी युन भैया। पास खड़ी सोफिया का चेहरा शर्म और डर से लाल पीला हो गया। उसने ए ब्लॉक में अपनी एक धाक बनाई थी, पर खूंखार कैदियों से ऐसा भाभी वाला वीआईपी सम्मान पाने का सपना तो उसने कभी नहीं देखा था। इधर कैप्टन मार्टिन का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा लगा मानो उसने जिंदा भूत देख लिया हो। वह उंगली उठाकर हकलाने लगा, यह सब। मंकी ने मुड़कर मार्टिन को घूरा और ठंडे स्वर में कहा, कैप्टन मार्टिन, अपनी यह उंगली नीचे कर लीजिए। आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बाहर घूम रहे आपके परिवार को कुछ हो, ए ना। मार्टिन का चेहरा सफेद पड़ गया। कैदियों की यह खुली धमकी सुनकर भी उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ 24 घंटों के अंदर इस 20 साल के रसोइये ने ए ब्लॉक के सबसे खतरनाक डॉन को अपना गुलाम बना लिया है। थोड़ी दूरी पर खड़ा पीटर हल्के से मुस्कुरा रहा था। साफ था कि यह सब उसी के इशारे पर हो रहा था। मार्टिन ने एक ठंडी सांस भरी और अपना उतरा हुआ मुंह लेकर चुपचाप कैंटीन से बाहर खिसक गया। स्वाद का महासैलाब। खाना बंटना शुरू हुआ। जब कैदियों ने गर्मागरम सफेद बंस और उसके साथ लजीज महासब्जी स्ट्यू देखा, तो कैंटीन में खुशी की लहर दौड़ गई। ओह माय गॉड, मुझे मंतो और स्ट्यू सबसे ज्यादा पसंद है। बाहर की ब्रेड वगैरह तो बिल्कुल कचरा है। युन भैया का हुनर तो सच में भगवान जैसा है। क्या स्वाद है। कैदियों की ये भोली तारीफें सुनकर मेरे चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। मन ही मन सोचा, कभी कभी ये खूंखार कैदी भी बड़े प्यारे लगते हैं। पर मुझे क्या पता था कि बी ब्लॉक से लेकर बाहर की दुनिया तक मेरे इस खाने के तूफान ने तबाही मचाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ ब ब्लॉक में गजब का ड्रामा चल रहा था। यहाँ की बेताज रानी अवेला के सामने 2 ट्रे रखी थीं। बाईं तरफ 2 बड़े बड़े गर्मागरम मंतो बंस थे और दाहिनी तरफ रंग-बिरंगी महासब्जी स्ट्यू। सूट बूट में तैयार उसका राइट हैंड मिलर हाथ जोड़कर खड़ा था। बड़ी दीदी, अब ब्लॉक से खाना आ गया है, चख कर देखिए। थाली से उठती खुशबू सूंघते ही अवेला का सब्र जवाब दे गया। उसने कांटे से स्ट्यू का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाया और मुंह में ठूंस लिया। जैसे जैसे उसने चबाना शुरू किया, धीमे धीमे वह जादुई स्वाद उसकी जीभ से होता हुआ सीधे दिमाग में जा गुदगुदाया। अवेला का कांटा पकड़े हाथ कांपने लगा। उसकी बोलती बंद हो गई, आंखें बंद हो गईं और जीभ बस उस मुंह में घुलते बेमिसाल स्वाद की गुलाम बन गई। और फिर अवेला की खूबसूरत आंखों से टपटप गर्म आंसू बहने लगे। मिलर के होश उड़ गए। वह घबराकर अनाप शनाप बकने लगा, अरे दीदी, आप ठीक तो है ना? उन अब्लॉक के हरामी गुंडों ने खाने में जहर तो नहीं मिला दिया? अवेला ने कांपते हाथ से मिलर को चुप रहने का इशारा किया और पागलों की तरह बंस के साथ स्ट्यू के बड़े बड़े कौर निगलने लगी। उसके चेहरे पर ऐसी दिव्य संतुष्टि थी मानो जन्नत के फरिश्ते उसे सहला रहे हों। देखते ही देखते प्लेट बिल्कुल साफ। अवेला ने अपनी कातिल आंखों से मिलर को घूरा और रुंधे गले से बोली, मुझे और खाना है। ए क्या? मिलर हक्का बक्का रह गया। दीदी, खत्म हो गया। अवेला का लहजा एकदम बर्फीला हो गया। तो फिर अब सीधा एक्शन होगा। अब्लॉक में इतना जादुई शेफ है और हमारे बब्लॉक में सुअरों का खाना। अगर ऐसा ही चला तो मेरे सारे बंदे अब्लॉक में ट्रांसफर ले लेंगे और बब्लॉक खाली हो जाएगा। जाओ और लड़कों से कहो, आज दोपहर जब टहलने का टाइम मिले तो जेल के अंदर ऐसा दंगा भड़काओ कि जेलर की रूह कांप जाए। हमारा शेफ बदलो। कुछ ही देर में जेलर के दफ्तर का फोन घनघना उठा। बब्लॉक में सामूहिक विद्रोह हो चुका था। जेलर कुर्सी से उछल पड़ा, हरामजादे, क्या पागल हो गए हैं? वह अवेला इस दंगे की अगुवाई कर रही है। कैप्टन मार्टिन माथे का पसीना पोंछते हुए कांपते स्वर में बोला, सर, उनकी मांग बड़ी अजीब है। वे शेफ बदलना चाहते हैं। उन्हें भी अब्लॉक वाला ही रसोइया चाहिए। जेलर सिर पकड़कर बैठ गया। क्या? अब्लॉक का वो कैदी क्या ड्रैगन कंट्री का नहीं है?
ये सब उस द डार्क कुजीन के पीछे पागल क्यों हो रहे हैं? गुप्त जड़ी बूटी और सोफिया का कांड। इधर मैं जेल के कोल्ड स्टोरेज में सामान ढूंढ रहा था तो मुझे डीप फ्रीजर में बहुत ही अजीब मीट मिला। बैल का अंग, सुअर का अंग, घोड़े का अंग, हर तरह के शक्तिवर्धक अंग जमाकर रखे गए थे। मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने उन सारे अंगों को मिलाकर अपनी जड़ी बूटियों के साथ एक खास गुप्त चटनी, पावर सॉस, तैयार की। इसे मैं छुपाकर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए रखना चाहता था, लेकिन रसोई में काम बहुत था, इसलिए उन्होंने अब्लॉक से एक और लड़की को मेरी मदद के लिए भेज दिया। नाम था बेबे। बेबे ने रसोई में कदम रखते ही सोफिया की तरफ देखकर मुंह बनाया। सोफिया, जिस ड्रैगन कंट्री के स्पेशल ग्रेड शेफ की तू इतनी तारीफें कर रही थी, क्या यही छुछुआ सा बंदा है? सोफिया ने तुरंत टोका। बेबे, जुबान संभाल कर। यून भैया का खाना पकाने का हुनर सच में जादुई है। बेबे ने मुझे सर से पैर तक घूरा और थूका। छी! देखने से ही कोई घटिया ठरकी लगता है। मेरा कीमती वक्त बर्बाद मत करो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने झपटकर उसकी गर्दन पीछे से दबोच ली और उसे 15 किलो की कढ़ाई की तरह एक हाथ से हवा में उठा दिया। बेबे की चीख निकल गई। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो! पर मेरा चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। सोफिया ने भी कोई दया नहीं दिखाई। बेबे हवा में हाथ पैर मारते हुए रोने लगी। अरे बाप रे! मैडम रोने लगीं। मेरी गलती है भैया, प्लीज मुझे नीचे उतारो। मैं अभी सीधे बच्चों की तरह खाना बनाती हूं। मैंने उसे नीचे पटका। बेबे चुपचाप काम में लग गई। लेकिन इसी बीच एक और कांड हो गया। खाना बनाते समय सोफिया को कोने में वही मेरी बनाई गुप्त चटनी, पावर सॉस की छोटी शीशी दिखी। उसे लगा कि यह कोई मीठी फलों की जैम है। वह थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए उसे डालने लगी, पर हाथ फिसला और पूरी शीशी ही बड़े बर्तन में जा गिरी। सोफिया ने जीभ दबाई। उम्मीद है इससे कोई गड़बड़ नहीं होगी। उसे क्या पता था कि उसने कैदियों के पेट में परमाणु बम फोड़ दिया था। कातिल का साबुन कांड। उधर बाहर बैठे उस गैंग बॉस ने मुझे जान से मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसे कब्लॉक के एक खूंखार पेशेवर कातिल ने ले लिया था। वह रात को सुरक्षा कैमरों को चकमा देता हुआ अब्लॉक के गलियारे में रेंग रहा था। वह मन ही मन हंस रहा था। रिवर जेल को लोहे की दीवार कहते हैं, पर मैं यहां आराम से टहल रहा हूं। उस छोटे शेफ को मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दूसरी तरफ अब्लॉक के सेल में ब्रून नाम के कैदी का हाल बेहाल था। उस गुप्त चटनी वाले खाने का असर शुरू हो चुका था। ब्रून का शरीर आग की भट्टी की तरह जल रहा था। आंखें लालंगारा हो चुकी थीं और उसके अंदर का वहशी जानवर बेकाबू हो रहा था। उसे बस कोई शिकार चाहिए था। ठीक उसी पल उस कातिल की फूटी किस्मत। वह ब्रून की सलाखों के ठीक सामने से रेंगता हुआ गुजरा। ब्रून की आंखों में पागलों जैसी हैवानियत और खुशी छा गई। वाह खुदा, क्या टाइम पर शिकार भेजा है। ब्रून ने लोहे की सलाखों के बीच से हाथ निकाला और कातिल के कंधे पर थपथपाकर बहुत ही भारी, हवस भरी आवाज में फुसफुसाया, सुन भाई, तेरा साबुन गिर गया है। अरे नहीं, बचाओ। अगले ही पल पूरे अब्लॉक में एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी कि परिंदे भी उड़ गए। बगल के कमरे वाले कैदी के मुताबिक पूरी रात पानी के छपाकों और चीखों की आवाजें आती रहीं। कोई सो नहीं पाया। सुबह जब गार्ड्स पहुंचे तो वह खूंखार कातिल गलियारे में अधमरा, अपाहिज पड़ा था, मानो किसी ने उसकी आत्मा निचोड़ ली हो। उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। उधर बाहर बैठा माफिया बॉस फोन पर दहाड़ा, जैकी, उस शेफ का काम हुआ कि नहीं? जैकी का चेहरा हरा पड़ गया। बॉस, कातिल कह रहा है कि मिशन फेल हो गया। वह किसी घात लगाकर किए गए भयानक यौन हमले में फंस गया और उसे लगभग प्रताड़ित करके मार ही डाला गया। माफिया बॉस सन रह गया। क्या उस ड्रैगन कंट्री के लौंडे ने पहले से ही जाल बिछा रखा था? उसे खबर किसने दी? डब्लॉक के बूढ़े डॉन और टोफू का फिनिक्स। अगली सुबह तड़के साइलास मुझे डब्लॉक में ले गया। डब्लॉक जेल का सबसे वीआईपी इलाका था। यहां 10 से भी कम कैदी थे, सब बेहद अमीर, शक्तिशाली और आलीशान सिंगल कमरों में रहने वाले पूर्व डॉन। वहां मेरी मुलाकात सबसे बड़े माफिया परिवार हेनरी फैमिली के 80 साल के पूर्व मुखिया लीफू हेनरी से हुई। सफेद बालों वाला यह बूढ़ा अपना 80वां जन्मदिन मनाने वाला था। उसने रोब से कहा, लड़के, तुम्हें आज मेरी दावत का मेन शेफ बनना है। पर याद रखना, हम बूढ़े लोग मांस मछली
नॉनवेज नहीं खाते। मेरी सीटीपीटी गुम। जेल की सीमित सामग्री में 18 प्योर वेजिटेरियन शाकाहारी शाही व्यंजन बनाना। तभी साइलास एक नई चमचमाती मशीन घसीटते हुए लाया। यून भाई, जेलर साहब ने आपकी कुकिंग से खुश होकर ड्रैगन कंट्री से यह स्पेशल टोफू मशीन इंपोर्ट करवाई है। मेरी आंखें चमक उठीं। लो, बन गया काम। मैंने तुरंत 18 डिशों की लिस्ट बनाकर लीफू को भिजवा दी। पास बैठा एक और बूढ़ा डॉन लिस्ट देखकर ठहाका मारकर हंसा। हेनरी, यह देख तेरी दावत की लिस्ट। उस लौंडे को पता है कि तेरे सारे दांत टूट चुके हैं, इसलिए उसने सिर्फ टोफू और ठंडी सब्जियों की लिस्ट थमा दी। दूसरा बूढ़ा मजाक उड़ाने लगा। हा हा हा, और तू कह रहा था कि ड्रैगन कंट्री से कोई मास्टर शेफ बुलाया है। यह तो देहाती खाना खिलाएगा। लीफू का चेहरा तवे जैसा काला पड़ गया। वह दहाड़ा, नालायक शेफ, हटाओ इसे। और सुनो, निगरानी के लिए व्हाइट डेविल को भेजो। व्हाइट डेविल डबलॉक का पर्सनल शेफ था, जो पूर्व में मिशेलिन 3 स्टार मुख्य शेफ रह चुका था। 3 स्टार शेफ की बोलती बंद। एक दिन बीत गया। रसोई के अंदर का नजारा यह था कि वह मिशेलिन 3 स्टार शेफ व्हाइट डेविल मेरे पैरों में गिरने की हालत में था। मैंने सब्जी काटने वाले एक भारी लोहे के चाकू से टोफू के एक साधारण टुकड़े को तराशकर हवा में उड़ता हुआ एक शाही फिनिक्स अद्भुत पक्षी बना दिया था। टोफू का एक एक धागा रेशम की तरह बारीक दिख रहा था। व्हाइट डेविल अपना माथा पकड़कर चिल्लाया, ओह माय गॉड, इतने भारी चाकू से इतना बारीक काम। यह इंसान नहीं, साक्षात कुकिंग गॉड है। दावत का वक्त हुआ। व्हाइट डेविल ठंडे खीरे, सूखे टोफू और मूंगफली की एक प्लेट लेकर बूढ़ों की मेज पर पहुंचा। बूढ़ा डॉन ठहाका मारकर बोला, हेनरी, यही है तेरी टॉप लग्जरी ड्रैगन कंट्री डिश। यह तो किसी सड़क छाप ढाबे का खाना लग रहा है। लीफू गुस्से से कांपने लगा। व्हाइट डेविल, तू कमान संभाल और इस रसोइये को धक्का मारकर बाहर निकाल। व्हाइट डेविल ने हाथ जोड़ लिए और पूरी ईमानदारी से कहा, सर, मेरी औकात मास्टर यून के जूतों की धूल के बराबर भी नहीं है। उनका हुनर मुझसे 1000 गुना ऊपर है। सन्नाटा। सब बुए डॉन हैरान रह गए। मिशेलिन 3 स्टार शेफ खुद को इस रसोइये के आगे तुच्छ बता रहा था। बूढ़ा डॉन हंसते हुए बोला, अच्छा, तो फिर मैं ही चक्कर देखता हूं कि इस देहाती खाने में ऐसा क्या है। उसने कांटे से टोफू और खीरे का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और मुंह में डाला, और अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका 80 साल का बूढ़ा शरीर शौक में वहीं जम गया। आंखों के आगे मानो आतिशबाजी होने लगी।